हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग इतिहास में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियोस में हम लोगों ने महात्मा गांधी का जीवन परिचय, प्रारंभ में विभिन्न स्थानों पर दक्षिण अफ्रीका सहित भारत के विभिन्न स्थानों पर गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक विद्रोह के आंदोलन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और साथ ही खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि के विषय में हम पिछले वीडियो में प्रकाश डाल चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ एवं अंत। क्या है बच्चों? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ एवं अंत। तो असहयोग आंदोलन, सबसे पहले हम असहयोग शब्द पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। असहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग न करना। तो और साथ में आंदोलन शब्द जुड़ गया है। तो सहयोग न करके आंदोलन जो चलाया गया था उसी को असहयोग आंदोलन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अब असहयोग किसका न करना? तो बच्चों, गांधी जी ने जनता से अपील की थी कि बिना सहयोग के अंग्रेज भारत में शासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सभी कार्यों में, उनके गलत कार्यों में भारतीय उनका साथ न दें। इसी को असहयोग आंदोलन कहा जाता है। इस पर हम अभी डिटेल्स प्रकाश डालेंगे। पहले असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि के विषय में हम आप लोगों को बता देते हैं कि असहयोग आंदोलन चलाने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई, क्यों चलाया गया, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्यों शुरू किया गया असहयोग आंदोलन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को जिक्र किया था, रॉलेट एक्ट, जो कि एक काला कानून के नाम से भारतीयों द्वारा संबोधित किया गया था, क्योंकि इसमें संदेह के आधार पर, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कारागार में अंग्रेज सरकार डाल सकती थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। और उसके पश्चात क्या हुआ? रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग में निहत्थी जनता पर जनरल डायर द्वारा गोली चलवा दी गई थी। इसके बाद खिलाफत आंदोलन, तुर्की के खलीफा को उसके अधिकार प्रदान कराने के लिए पूरे विश्व के मुसलमानों द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसी को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो ये रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के प्रश्न और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। तो इसके पश्चात उत्पन्न आर्थिक असंतोष क्या हुई? पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध में चरमरा गई थी, प्रभावित हुई थी। और साथ ही अकाल महामारी, 1919 ईस्वी के सुधारों के व्याप्त असंतोष, और 1919 में हंटर कमीशन, जैसा कि हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान बताया था कि इसके सर्वेक्षण के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमीशन गठित किया गया था 1919 में ही। और इसके बाद 1919 का अधिनियम पारित किया गया अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीय जनता को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए। तो बच्चों, 1919 के सुधारों से व्याप्त असंतोष, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जनता संतुष्ट हो जाती। इसलिए पूरे देश में
असंतोष का माहौल था। किसान मजदूर आंदोलनों सरकार की और एक तरफ क्या हो रहा था, किसानों द्वारा मजदूरों द्वारा आंदोलन जारी था, तो दूसरी तरफ सरकार की दमनात्मक कार्यवाहियाँ, सरकार भी उसी जोश में दमनात्मक यानी दबाने के लिए, विभिन्न आंदोलनों को दबाने के लिए कार्यवाही जारी की हुई थी एवं भारत में दिनादिन बढ़ती राष्ट्रीय भावना का, भारत में क्या हुआ, दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय भावना का संचार हो रहा था और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष शुरू करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन करने की घोषणा की। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो उपर्युक्त परिस्थितियां थीं, जिससे भारत में राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा था, तो राष्ट्रीय भावना का उचित उपयोग कर गांधी जी ने क्या किया, उससे लाभ उठाया, उस भावना का उचित उपयोग करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सशक्त संघर्ष शुरू करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की। तब घोषणा की, अब घोषणा का प्रस्ताव पास करवाना था, तो नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन द्वारा असहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1920 ईस्वी के सितंबर माह में। कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायों को समाप्त करवाने एवं स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव रखा। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में क्या करने का बच्चों? ब्रिटिश सरकार के असहयोग करने का, ब्रिटिश सरकार के कार्यों में सहयोग न देने का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। यद्यपि चित्तरंजन दास, मुंशी लाला लाजपत राय और मोहम्मद अली जिन्ना इत्यादि गांधी जी के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, तथापि गांधी जी का 3 सूत्रीय कार्यक्रम, क्या था 3 सूत्रीय कार्यक्रम? खलीफा के साथ न्याय, पंजाब की शिकायतें दूर करना और स्वराज्य की स्थापना के लिए बहिष्कार, ये 3 सूत्रीय मांग को स्वीकार लिया गया और दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ने महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। यानी कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने क्या किया बच्चों? 1920 कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा और नागपुर, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन ने असहयोग प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी और फिर महात्मा गांधी इस क्रांतिकारी आंदोलन के डिटेक्टर बनाए गए और फिर गांधी जी का नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व जब गांधी जी के हाथों में आ गया, कब आया? नागपुर अधिवेशन ने भारत के लिए स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित किया एवं अपने संविधान में संशोधन कर इसे एक सशक्त राजनीतिक संगठन बना दिया। कांग्रेस अब भारतीय जनता की संस्था बन गई। यह सिर्फ शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों तक सीमित नहीं रही। जब गांधी जी को असहयोग प्रस्ताव चलाने का
स्वीकृति कांग्रेस द्वारा मिल गया तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस अब भारतीय जनता की संस्था बन गई, जो कि पहले सिर्फ शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों तक सीमित थी। अब क्या हुआ बच्चों कि पूरे भारतीय जनता की कांग्रेस संस्था बन गई। और नागपुर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया एवं इसकी तैयारी में जुट गए। उन्होंने वायसराय को पत्र लिखकर भारतीयों के असंतोष को दूर करने का अनुरोध किया, किंतु वायसराय का कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं आया। इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। अब जैसा कि अभी हमने बताया था असहयोग का अर्थ क्या होता है, तो असहयोग शब्द का तात्पर्य सहयोग न करना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई भी शासन व्यवस्था जनता के सहयोग से ही चलती है, अपने लक्ष्यों की पूर्ति करती है। अगर जनता सहयोग न करे तो क्या होगा, प्रशासनिक व्यवस्था असंभव हो जाएगी। चाहे किसी भी काल में हो, किसी भी तंत्र में हो, शासन के किसी भी तंत्र में, चाहे वो राजतंत्र रहा हो या अधिनायक तंत्र हो या प्रजातंत्र, जब तक जनता शासन में सहयोग नहीं करती है कोई भी शासक शासन करने में सफल नहीं हो पाता है। तो इसी को आधार बना करके असहयोग आंदोलन चलाने का, यही सोच समझ करके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था बच्चों। तो शासन व्यवस्था जनता के सहयोग के द्वारा ही अपने लक्ष्यों की पूर्ति करती है। जनता के सहयोग के बिना प्रशासनिक व्यवस्था असंभव हो जाती है। अतः गांधी जी ने एक अभिनव यानी नया प्रयोग करके असहयोग आंदोलन की रूपरेखा जनता के समक्ष प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अलोकप्रिय ब्रिटिश शासन के साथ हर स्तर पर शांतिपूर्ण अहिंसात्मक असहयोग करना निश्चित किया गया और 22 जून 1920 को वायसराय को एक नोटिस महात्मा गांधी ने भेजा। क्या लिखा? कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से मना करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। ऐसा पत्र गांधी जी ने किसको लिखा? वायसराय को लिखा। फिर असहयोग आंदोलन शुरू करने के कारणों पर अभी हमने प्रकाश डाला है। क्या क्या कारण था बच्चों? फिर से एक बार बता दे रहे हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन की नियुक्ति, 1919 का अधिनियम और खिलाफत आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत व्याप्त असंतोष, किसान मजदूर आंदोलन और साथ में सरकार की दमनात्मक कार्यवाहियों के कारण व्याप्त राष्ट्रीय असंतोष के द्वारा गांधी जी ने राष्ट्रीय भावना का उचित उपयोग करते हुए असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। तो ये असहयोग आंदोलन के कारण थे। अब हम असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम पर प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों कि इस आंदोलन के क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। तो असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम निश्चित किया गया था उसके दो पक्ष थे। एक पक्ष था रचनात्मक कार्य और दूसरा था नकारात्मक कार्यक्रम या कार्य। नकारात्मक शब्द से ही
आप समझ सकते हैं कि इसमें किसी भी नकारात्मक का क्या होता है कि स्वीकृति न देना, किसी भी चीज़ के लिए स्वीकृति न देना नकारात्मक कहलाता है। सकारात्मक स्वीकृति प्रदान कर देना। तो ये दो तरीक़ों से, दो कार्यक्रमों के माध्यम से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिससे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। और एक और ब्रिटिश सरकार विरोधी कार्यक्रम थे। तो इस आंदोलन के दो पहलू थे। पहला पहलू क्या था, एक ब्रिटिश सरकार विरोधी कार्यक्रम और दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम। दोनों कार्यक्रम एक साथ चलने थे। और आंदोलन के सरकार विरोधी कार्यक्रम कौन कौन से थे बच्चों? पहला था उपाधियों, सम्मानों की वापसी और स्थानीय निकायों में नामजद सदस्यों का त्यागपत्र देना। तो भारतीयों के कार्यों से जब अंग्रेज प्रसन्न होते थे तो उन्हें विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान कर देते थे, जैसे सर की उपाधि, रायन की उपाधि, राय की उपाधि, और विभिन्न स्थानीय निकाय जो थे उसमें जो सरकारी कर्मचारी थे, भारतीय थे, जो उन सदस्यों ने क्या किया, ये उपाधियां लोगों ने वापस कर दी और त्यागपत्र देना शुरू कर दिया। दूसरा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो लोगों द्वारा, जनता द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं न्यायालयों का भी बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान विधान पालिकाओं का भी बहिष्कार किया गया और साथ ही असहयोग आंदोलन में सरकारी एवं गैर सरकारी समारोहों का भी बहिष्कार किया गया। और असहयोग आंदोलन में विधान परिषदों के उम्मीदवारों के द्वारा और चुनाव का मतदाताओं के द्वारा भी बहिष्कार किया गया। और राष्ट्रीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की गई। ऐसा नहीं था कि केवल बहिष्कार ही किया गया, बल्कि उन संस्थाओं की स्थापना की गई जो समाज के प्राण होते हैं, जैसे राष्ट्रीय विद्यालय, महाविद्यालय। और अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया लास्ट में आकर के। तो ये जो है सरकार विरोधी कार्यक्रम थे। अब है जो असहयोग आंदोलन के जो दो पहलू थे, कौन कौन से थे? पहला रचनात्मक कार्यक्रम। तो रचनात्मक कार्यक्रम जो था, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहला जो कार्य जनता से करने का अपील किया, वह क्या किया कि स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। और असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक फंड की स्थापना करके इसमें 1 करोड़ से भी अधिक फंड एकत्र करना और 1 करोड़ स्वयं सेवकों की भर्ती करना, चरखा एवं कताई बुनाई का प्रचार करने के लिए 20 लाख चरखे बांटना, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करना और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षण शालाओं की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना, पंचायतों की स्थापना करना और सामाजिक बुराइयों जैसे अस्पृश्यता, नशाखोरी इत्यादि को मिटाने
जैसे कार्यक्रम रखे गए थे। और दूसरा जो कार्यक्रम था, नकारात्मक कार्यक्रम, जो सरकार विरोधी कार्यक्रम था, उसी से मिलता जुलता कार्यक्रम जो होता उसे नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया था। तो नकारात्मक कार्यों का उद्देश्य सरकार से पूर्ण असहयोग करना था। दोनों का मतलब लगभग वही है। सरकार से पूर्ण असहयोग करना नकारात्मक कार्यों के अंतर्गत था और इसके लिए बहिष्कार का सहारा लिया गया। गांधी जी ने जनता से क्या अपील किया बच्चों कि आप बहिष्कार कीजिए। किसका किसका बहिष्कार कीजिए? सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों को त्याग दीजिए। सरकारी शिक्षण संस्थाओं, अदालतों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए और स्थानीय संस्थाओं को छोड़ दीजिए। सरकारी दरबारों, उत्सवों, समारोहों में भाग लेना बंद कर दीजिए, त्याग कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए। और मेसोपोटामिया युद्ध में भर्ती होने से इनकार करने के लिए भी कहा गया। मेसोपोटामिया में यानी आधुनिक इराक में अंग्रेज़ों ने युद्ध किया हुआ था, अंग्रेज़ों से युद्ध हो रहा था जिसमें कि सैनिकों की भर्ती की जा रही थी। तो गांधी जी ने क्या कहा कि मेसोपोटामिया युद्ध में सैनिक भर्ती में भाग मत लीजिए। और गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफलतापूर्वक चला। गांधी जी ने इस आंदोलन को सशस्त्र विद्रोह से भी अधिक उग्र और प्रभावकारी बताया। उन्होंने कहा कि यदि असहयोगी अहिंसक होकर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, तो उन्हें कभी नहीं दबाया जा सकता है। ऐसा गांधी जी का मानना था बच्चों कि अहिंसक आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है। और आंदोलन की प्रगति एवं इसकी विशेषता पर हम प्रकाश डाल दे रहे हैं कि यह आंदोलन किस गति से आगे बढ़ा और इसकी क्या विशेषता थी। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का स्वागत पूरे देश में किया गया। आंदोलन का आरंभ स्वयं महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि कैसरे हिंद को त्याग करके शुरू किया था। लौटा दिया अंग्रेज़ों को। गांधी जी ने अपना जो गांधी जी को उपाधि अंग्रेज़ों द्वारा दी गई थी कैसरे हिंद की, उसे उन्होंने वापस लौटाते हुए असहयोग आंदोलन का श्री गणेश किया बच्चों। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि मिली थी, उन्होंने भी उस उपाधि को लौटा दिया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। देश के हजारों वकीलों ने वकालत बंद कर दी। और ऐसे लोगों में जो लोग थे प्रमुख रूप से उनमें थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास मुंशी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि। इन लोगों ने क्या किया बच्चों कि वकालत छोड़ दिया, न्यायालय छोड़ दिया और विद्यार्थियों और युवकों में एक नया उत्साह उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में विद्यार्थी स्कूल कॉलेज से बाहर निकल आए। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। स्वयं सेवकों में एक उत्साह का माहौल दिखा और स्वयं सेवकों ने विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरने दिए। मादक पदार्थों के विरुद्ध भी आंदोलन हुआ। मादक यानी नशीले पदार्थों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया और खिलाफत समिति ने मुसलमानों को सेना में भर्ती होने एवं सैनिक नौकरी छोड़ देने का आह्वान किया। किसने? खिलाफत कमेटी द्वारा
मुसलमानों को सेना में भर्ती न होने की अपील की गई और साथ ही उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए भी कहा गया और 1920 के चुनाव का बहिष्कार किया गया। शहरी लोगों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंदोलन का तीव्र गति से प्रसार हुआ। बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं अन्य स्थानों में किसानों ने लगानबंदी आंदोलन चलाया। बिहार में आदिवासियों ने ताना भगत आंदोलन आरंभ किया एवं चौकीदारी और लगान बंद करने की धमकी दी। तो पंजाब में अकाली आंदोलन और केरल में मोपला विद्रोह हुआ और नवंबर 1921 में जब युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो बम्बई में जुलूस निकाले गए, प्रदर्शन हुए एवं हड़तालें की गई। बम्बई में चौपाटी पर महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। तो इस प्रकार जो है यह आंदोलन विभिन्न रूपों में भारत के विभिन्न भागों में बड़े ही उत्साह के साथ जनता द्वारा चलाया जा रहा था और तिलक स्वराज फंड में बहिष्कार और असहयोग के अतिरिक्त इस आंदोलन में जो तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी उसमें वांछित रकम से अधिक एकत्र कर ली गई। गांधी जी के मार्ग पर चलने के लिए हजारों स्वयंसेवक तैयार हो गए और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं खोले गए। इन संस्थाओं में प्रमुख थे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ और महाराष्ट्र विद्यापीठ। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और सुभाष चंद्र बोस ने नाम मात्र के वेतन पर इन संस्थाओं को अपनी सेवाएं अर्पित की और घर घर में खादी और चरखे का प्रचलन हो गया। साथ ही सामाजिक बुराइयों को मिटाने का भी प्रयास किया गया। गांव में पंचायतों की व्यवस्था की गई। सामाजिक बुराई जैसे नशाखोरी और छुआछूत की प्रथा मिटाने एवं हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का भी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रयास किया गया। तो बच्चों, जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, जनता का आंदोलन अपने चरम पर था, तो सरकारी प्रक्रिया होनी ही होनी थी। तो जैसे जैसे असहयोग आंदोलन की प्रगति हुई, सरकार का रवैया भी कठोर होता चला गया। आर्थिक बहिष्कारों से सरकार को बहुत अधिक घाटा हो रहा था। विदेशी वस्त्रों की बिक्री एवं शराब से होने वाली आय कम हो गई थी। औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों में अशांति का भी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा और साथ ही असहयोग आंदोलन में हिंसा का भी प्रवेश हो रहा था। तो अब जो है असहयोगी हिंसक हो रहे थे। आंदोलन का कठोरता से दमन करने का सरकार ने फिर क्या किया, निश्चय कर लिया। सरकार ने कठोरतापूर्वक असहयोग आंदोलन के दमन का निश्चय किया। केरल में मोपला विद्रोह को सरकार ने सेना की सहायता से क्रूरतापूर्वक दबाया। तो युवराज के आगमन के अवसर पर बम्बई में हुए प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें अनेकों व्यक्ति मारे गए। सरकार ने
कांग्रेस और खिलाफत कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी महत्वपूर्ण नेता को नहीं छोड़ा गया। अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय सभी जेल में बंद कर दिए गए। जनवरी 1922 आते आते लगभग 30,000 से भी अधिक व्यक्ति गिरफ्तार हुए। जेल यात्रा उस समय तीर्थ यात्रा के समान हो गया था। लोग स्वेच्छा से गिरफ्तारियां दे रहे थे। सरकार के पास कैदियों को रखने के लिए जेल में जगह कम पड़ने लगी। गिरफ्तारियां लोग इतनी अधिक दे रहे थे कि सरकार के पास जगह ही कम पड़ने लगी। अब सरकार ने क्या किया? फूट डालने की नीति चली। ब्रिटिश सरकार की शुरू से यही नीति होती थी बच्चों। जब सरकार सफल नहीं हो पाती थी तो फूट डालना शुरू कर देती थी। अब फूट डालने की नीति ब्रिटिश सरकार चलना शुरू कर दी। तो दमन के साथ साथ सरकार ने फूट डालने की नीति भी अपनाई। कुछ अंग्रेज परस्त भारतीयों जैसे लॉर्ड एस.पी. सिन्हा और तेज बहादुर सप्रू को सरकारी पद दिए गए। देशी रियासतों का सहयोग अधिक सक्रिय रूप से पाने के लिए नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। आंदोलन के विरोध में प्रचार करने के लिए अमन सभा की स्थापना हुई और हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए। तो इस प्रकार सरकार ने भारतीयों में फूट डालने का प्रयास किया और अंग्रेज काफ़ी हद तक सफल भी रहे और फिर आंदोलन की समाप्ति। गांधी जी इन घटनाओं से दुखी थे। उन्होंने यंग इंडिया में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, पिछले दिनों जो स्वराज्य मैंने देखा है उसकी बदबू से मेरी नाक हट गई। वे बढ़ती हिंसा से क्षुब्ध हो गए थे और फिर सरकार से समझौते का प्रयास किया। इस बीच मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने सरकार से समझौते का प्रयास किया। गांधी जी ने सभी बंदियों की रिहाई की मांग की, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया। अब गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को वायसराय लॉर्ड रीडिंग, वायसराय उस समय जो थे असहयोग आंदोलन के दौरान, उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। तो उन्होंने, गांधी जी ने लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि अगर सरकार ने खिलाफत का प्रश्न हल नहीं किया और अपना दमन चक्र बंद नहीं किया तो वह गुजरात में वारदोली में सामूहिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। किंतु दुर्भाग्य से इसी बीच एक ऐसी घटना घटित हुई कि यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच करके एकाएक स्थगित कर दिया गया। वह घटना थी चौरी चौरा की घटना। इसी बीच क्या हुआ? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा जगह है। तो चौरी चौरा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी बच्चों। यहाँ पर क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसात्मक प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी और पुलिस की इस कार्यवाही ने भीड़ में उत्तेजना फैला दी और वह हिंसक हो गई। भीड़ क्या हो गई? गोली चलाने से जो अहिंसक थी अब हिंसक हो गई बच्चों। और भीड़ ने पुलिस को भगाकर थाने में, पुलिस को मतलब घेर लिया चारों तरफ से। अब पुलिस को भागना पड़ा और थाने में शरण लेनी पड़ी और प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी।
इस दुर्घटना में अनेक पुलिसकर्मी जल करके मर गए। तो ये था चौरी चौरा कांड, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था और 5 फरवरी 1922 की घटना है यह। और इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी द्वारा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने यह कहा था कि यह आंदोलन अहिंसात्मक रहेगा। तो गांधी जी को चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक घटना से अत्यधिक दुख हुआ और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। बारदोली में 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के निर्णय को स्वीकार कर लिया। अब रचनात्मक कार्यों की योजना बनाई गई। आंदोलन समाप्त करने के गांधी जी के निर्णय से सारा देश स्तब्ध रह गया। क्या हुआ बच्चों? पूरा देश स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तो मात्र एक घटना की वजह से गांधी जी ने इसे वापस क्यों ले लिया। तो पूरा देश गांधी जी की इस कार्यवाही से स्तब्ध रह गया। कांग्रेस और खिलाफत समिति 2 गुटों में बट गई। जो अभी एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे थे, अब दोनों बट गए। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, यह राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं है। और डिक्टेटर का फरमान उस वक्त मान लिया गया, लेकिन कांग्रेस शिविर में नियमित विद्रोह फैल गया। यानी कांग्रेस भी अब 2 गुटों में बंटने के कगार पर हो गई। गांधी जी पर आरोप लगाया गया कि इस आंदोलन को बुजुर्गा वर्ग और जमींदार सामंत वर्ग के स्वार्थ के लिए बलि चढ़ा दी गई है। यानी कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, ऐसा आरोप गांधी जी पर लगाया गया। और गांधी जी का तर्क था कि वह समझते थे कि नेताओं के जेल चले जाने से जनता दिशाहीन एवं हिंसक हो गई थी और हिंसा के आधार पर सरकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। यह गांधी जी का विचार था और संघर्ष को अहिंसक देखकर रखकर ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर विजय प्राप्त की जा सकती थी, हिंसक करके नहीं। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो असहयोग आंदोलन अवश्य बंद हो गया बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कुछ परिणाम न निकला हो। इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम भी सामने आए। असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या आए थे, अब हम इस पर प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों। तो असहयोग आंदोलन भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य स्वराज्य प्राप्त करने में असफल रहा हो, किंतु इसके अनेक दूरगामी तात्कालिक परिणाम ही नहीं बच्चों, दूरगामी प्रभाव हुए, जिनके परिणाम इस प्रकार हैं। पहला है सकारात्मक परिणाम, और इसके परिणाम के 2 पहलू हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो क्या हुआ कि सकारात्मक असहयोग आंदोलन के सकारात्मक परिणाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मतानुसार असहयोग आंदोलन ने कांग्रेस को एकमात्र प्रस्ताव पास करने वाली पार्टी से एक क्रांतिकारी संगठन बना दिया और
कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय बन गई। असहयोग आंदोलन में देश की जनता ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस आंदोलन ने भारत की आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। तो इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो सामने आया वह क्या था कि जनता राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा, गति और उत्साह प्रदान किया। और दूसरा क्या हुआ कि अंग्रेजी भाषा की महत्वपूर्ण जो मानी जाती रही और उसके स्थान पर कांग्रेस ने हिंदी को सारे देश के लिए लोक व्यवहार की भाषा, जो अभी तक अंग्रेजी मानी जाती थी, उसके स्थान पर अब क्या हुआ, हिंदी का प्रयोग अधिक होने लगा और खादी को प्रोत्साहित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए खादी स्वीकृत पोशाक बन गई। अब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मेंबर क्या पहनने लगे बच्चों, खादी पहनने लगे। और असहयोग आंदोलन से जनता का आत्मविश्वास बढ़ा। अब वह ब्रिटिश सरकार की ताकत से नहीं डरती, जेलों का डर नहीं रहा और वे देश की मुक्ति का तीर्थ बन गया। कौन सा चीज, जेल। नकारात्मक परिणाम क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने से किसी भी आंदोलन के सदैव दो पक्ष होते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया। पहला क्या होता है, सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो नकारात्मक पहलू जो थे वो क्या था कि महात्मा गांधी के एकाएक असहयोग आंदोलन स्थगित करने से देश में असंतोष का माहौल व्याप्त हो गया और गांधी जी के विरोधियों ने उन्हें असफल घोषित कर दिया। दूसरा क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन स्थगित होने से हिंदू मुस्लिम एकता भी समाप्त हो गई, जैसा कि अभी हमने बताया था, और देश में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। और फिर क्या हुआ, आंदोलन स्थगित होने के पश्चात गांधी जी को जेल भेज दिया गया, जिससे देश के समक्ष नेतृत्व संकट उत्पन्न हो गया, यानी कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई, जनता दिशाहीन हो गई। और इसके बाद वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय उपनिवेश की स्थितियों की जांच करने के लिए कुछ श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन का गठन किया। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका अखिल भारतीय स्तर पर विरोध किया गया था, क्योंकि इसके विरोध का कारण यह था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था बच्चों। इसलिए पूरे भारत में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन वापस जाओ। जब यह मुंबई पहुंचा तभी से भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू किया, साइमन गो बैक के नारे लगाना शुरू किया था, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो इस प्रकार के विरोध और बारदोली के किसान सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। फिर दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि युवा नेता थे, और इन्हें नेतृत्व सौंपा गया। कब बच्चों, लाहौर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया और पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। पहली बार कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया और विभिन्न स्थानों पर 26 फरवरी 1930 के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। क्या किया गया कि 26 फरवरी 1930 के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा देशभक्ति का गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस प्रकार जो है अब कांग्रेस जो अभी तक नरम
लोगों का कांग्रेस पर वर्चस्व था। अब कांग्रेस में असंतोष व्याप्त होने के कारण कांग्रेस में उग्र विचारधारा के लोगों की संख्या बढ़ गई। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह, जिस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।